मैंने सेना में 16 ईयर सर्विस की है। मैं आपको अपने फैक्ट्स के बारे में, जो हमारा मैटर है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सर, हमारा जो ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है ना, वो 4th स्टेज में होता है, ना कि एक जैसे टीचर का होता है वहाँ रिटन एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम पहले होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है। तो रिटन एग्ज़ाम आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया, उसके बाद में फिजिकल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने कंडक्ट करवाया था, उसके बाद इंटरव्यू वापस आरपीएससी ने करवाया, लेकिन उसमें आईपीएस अधिकारी, मैं कहना चाहूँगा जो वीके सिंह जी है एसओजी हेड, वो हमारे इंटरव्यू पैनल के मेंबर है थे। मतलब तो एज मतलब नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, किसी एग्ज़ाम प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो, तो आप ही अगर उसमें आके मीडिया में स्टेटमेंट देते हो और उस पर आपके इंटरव्यू पे एलिगेशन लग रहे हैं, तो वीके सिंह साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, जैसे मंजू शर्मा मैम ने दिया है, क्योंकि वो इंटरव्यू पैनल में मेंबर आपके थे। इंटरव्यू पैनल में वीके सिंह जी थे? मेरे में नहीं, जो मेरे साथी है उनके में। जी। जी जी सर, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल एग्ज़ाम वो पुलिस के थ्रू ही होता है, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। मतलब हमारा जो सेग्रीगेशन था वो फिजिकल, इंटरव्यू और मेडिकल में उसी में हो गया था मैक्सिमम। अभी एसओजी के अकॉर्डिंग टोटल 68 सस्पेक्टेड थे, आउट ऑफ 68 में से 55 अरेस्ट कर लिया एसओजी ने, अभी 13 सस्पेक्टेड है, तो उनको गिरफ्तार करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक 4 अगस्त का कोर्ट ऑर्डर है, उसमें मेंशन करवाया है हमारे जो पिटिशनर के एडवोकेट ने कि एक झालोर डिस्ट्रिक्ट से 100 बंदों का एक कास्ट से सिलेक्शन हुआ है, जबकि जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर वहाँ ओनली 39 का बताया है। तो ये मतलब एक एमएलए साहब बोल रहे हैं विधानसभा में कि एक गांव के झालोर के 100 का सिलेक्शन हुआ। अब कैसे बिना फैक्ट्स के न्यूज़पेपर के कटिंग के बेस पे आप वो लगा रहे हो? मतलब जो रेट पिटीशन लगाई थी वो न्यूज़पेपर की कटिंग के बेस पे लगी, बिना फैक्ट के। आपको लगा कि कहीं भी एक भी व्यक्ति अगर आप लोगों में से निर्दोष होगा तो उसको ये पोस्टिंग मिलेगी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल निर्दोष है, उसको पोस्टिंग मिलनी चाहिए। वो सर ने जो एक बात बोली उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये वही एफिडेविट है, उसके अंदर समग्र विश्लेषण के अंदर गवर्नमेंट ने ये चीज़ लिखी है। देखिए, हमारी जांच एजेंसी इस उचित व अनुचित के अंतर को स्पष्ट करने के कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये गवर्नमेंट लिख रही है, ये हम नहीं बोल रहे। और वीके सिंह साहब मीडिया के सामने आके क्या बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ में सक्षम नहीं हूँ। अब मतलब एक ही ये बात है, अब पता नहीं वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, या तो कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं या मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये तो फिर कोई जो उनको सुन रहा है, देख रहा है, उनके विवेक पे निर्भर करता है ना, वो सोचें। अगर वो सोचें कि कोर्ट में आप लोगों ने आपकी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ी जी, किस तरीके से चार्जशीट तैयार करनी है और किस तरीके से काम करना है, न्याय की क्या अवधारणा है, क्या लगा कि इस पूरे मामले में वो चीज़ फॉलो हुई है और न्याय की अवधारणा स्थापित हो रही है? अगर आप लोगों को दोषी माना है तो आप लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए गए? सर, जैसे जिन लोगों को दोषी मानना है उनके खिलाफ सबूत उन्होंने जुटाए हैं, और यही तो प्रक्रिया है जिसके तहत ये निर्धारित किया गया है कि दोषी और निर्दोषों को अलग अलग किया जा सकता है। और रही न्याय की बात में जैसे अपने को पता है कि अब इस डिसीजन से हम संतुष्ट नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं, और जो कि हम अपील कर रहे हैं, हमारी याचिका दायर हो चुकी है। तो सर वो चीज़ें एक लंबी प्रोसेस है, उसी चीज़ का पार्ट है, और वो मुझे लगता है कि वो सही से हो रही है। और क्या उम्मीद है आपको न्यायपालिका से? अब डिविजनल बेंच में जा रहे हैं तो यही उम्मीद है कि सच्चाई का, निर्दोषों के साथ न्याय हो, सही लोग हैं उनके साथ सही होना चाहिए, बस यही है। जो गलत हैं उनको, उनके साथ आप कुछ भी करो, उनको फांसी दो, क्या भी करो। मैं बोल रहा हूँ मैं ईमानदार हूँ, मैंने ईमानदारी से ये जॉब हासिल की है, मुझे ये जॉब चाहिए बस। तो ईमानदारी से मेहनत करने वाले, इस जॉब के लिए दिन रात एक करने वाले, 5-5 साल से लगातार किताबों में आंखें झोंककर आंखें कमज़ोर करने वाले, रातें काली करने वाले ये चयनित सब इंस्पेक्टर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात सुननी चाहिए। उनका कहना है कि जो न्याय का सिद्धांत है, जो दोषी है उसको हटाएं, उसके खिलाफ सबूत जुटाएं, लेकिन जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए। परीक्षा का निरस्त होना उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए अभिशाप बन गया जिन्होंने तिल तिल मेहनत कर इस पद को कमाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। इतना सा कहकर जिम्मेदार लोगों का पीछे हट जाना कहां तक सही है? जयपुर से शशि मोहन, डूंगरपुर से परवेश जैन की खास रिपोर्ट।
ऐसा ही एक और मामला सामने आया है हनुमानगढ़ के गांव किशनपुरा उत्तरादा से। यहाँ सुभाष नाम का युवक है, इसने परीक्षा दी, चयनित होकर प्रशिक्षणरत है फिलहाल। अचानक पूरी भर्ती रद्द होने से ना सिर्फ सुभाष बल्कि उनके पूरे परिवार पर ही एक पहाड़ गिर गया है। जिस माँ ने मनरेगा में मजदूरी कर अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए रात दिन मेहनत की, उसकी आंखों में आंसू हैं और हिस्से में सिर्फ गम। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ के किशनपुरा उत्तरादा जो गांव है, सुदूर का गांव है, गंगानगर जिले से लगती सीमा के ऊपर ये गांव बसा हुआ है। इसके अंदर सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने एसआई भर्ती परीक्षा न सिर्फ उत्तीर्ण की बल्कि उसके जो संघर्षों की कहानी है वो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। 2012 में अपने पिता के गायब होने के बाद से लगातार खुद मजदूरी कर न सिर्फ खुद को कामयाब किया बल्कि मनरेगा में मजदूर अपनी माता के संघर्षों को भी उन्होंने सलामी दी। एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और इसके अंदर देखिए किस तरह से बिल्कुल बेहद जो घर में रहने के लिए जो बिल्कुल जरूरी चीजें हैं, सिर्फ वो ही चीजें इस कमरे के अंदर मैसर है। इसके अलावा जो सुभाष इनके परिवार के अंदर इनकी माता और सुभाष के अलावा एक छोटा भाई और 2 शादीशुदा बहनें हैं जिनकी शादी के बाद अपने ससुराल में गुजर बसर कर रही है। लेकिन बड़ा जो दंश भोगा है ऐसे लोगों ने भोगा है जिन्होंने धरातल पर संघर्ष करने के बाद में इस परीक्षा में सफल होने के बाद में परिवार को एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब जीवन को सुधर जाए। मेरे साथ अभी सुभाष की मासी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कैसे इन्होंने कितनी मेहनत की, क्या काम किए इन्होंने चयनित होने से पहले? तरफ घणी मेहनत करिए बेचारा टाबरा मान भी दुख है बात हो भी सरकार की करिए सके भी वही है मन में तो ये बेचारा ब्याज मांगी जीवन की भी आगे बढ़ने के दिन होया राज बे देखो तो क्या हालात में हो गया है। तो अभी वह माता जी के काम करे की कौन करे जी वही दिहाड़ी वालों करे वा टाबर वो एक और है जो कहीं भी पढ़ानो भी चलो यहाँ करियो 1 लाख गयो चलो भी वो भी पढ़ लेवे तो अब क्या करो। निश्चित तौर पर जो परिजन है उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं जब से उच्च न्यायालय के निर्णय है कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद में न सिर्फ मौसी बल्कि जो गांव में बचपन से साथ रहे हैं, संगी साथी है, पड़ोसी हैं, उनको भी बेहद दुखद है। इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या संघर्ष था, सुभाष ने किस तरह से मेहनत की, क्या उनका जीवन था, किस तरह से उन्होंने ये सफलता पाई थी? देखो जी, सुभाष के पिताजी 2012 में गुमशुदा हो गए थे। सुभाष की माताजी ने अपने 2 बेटियों की बड़ी मुश्किल से बड़ी तंग हाली में उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया। यहाँ हमारे गांव के सरकारी स्कूल में सुभाष पढ़ा, बहुत होनहार था। दिन में स्कूल जाता, शाम को दिहाड़ी मजदूरी करता और अभी लास्ट तक वो 3000 रुपये मासिक किराना की दुकान पे सादुल शहर में काम करता था। इन्होंने बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करके अपनी 2 बहनों की शादी भी की। हमारे सामने ये दिहाड़ी मजदूरी करता था, रोज की 200-250 रुपये। आप देख रहे हो ये मकान है सुभाष का, ये जो सेट बना हुआ है ये भी सरकारी स्कीम से बना हुआ है। वहाँ पर जो शौचालय है सरकारी स्कीम से बना हुआ है। ये जो कमरा आप देख रहे हो वो भी सरकारी स्कीम से ही बना है, क्योंकि जब 4 भाई बहनें हो, पिता का साया नहीं हो तो बहुत मुश्किल होती है। और सुभाष ने अपनी कड़ी मेहनत करके 292 रैंक हासिल की थी। आप बताइए क्या लगता है आपके सुभाष जी? बहुत होनहार है और बचपन से हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी हम उनसे सीख रहे हैं। उन्होंने जब 2 साल पहले या 3 साल पहले गए थे तो तभी से वो बोल रहे थे कि आप अगर तैयारी करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने हमेशा ही हमें सहायता देने का बोला था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इतना होनहार बच्चा होने के बावजूद भी आज उनके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले इतने समय से पिछली भर्ती के अंदर भी वो सिलेक्ट हो चुके, मतलब उनका हो चुका था सब कुछ, लेकिन मेडिकल के लिए उनको नहीं बुलाया था, कोई कारणवश उनको बाहर कर दिया गया था। फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुए थे, बट अभी सब अच्छा चल रहा था और उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। वो कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, नहीं मैं कर लूंगा। और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं हम और इतनी मुश्किलों से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सभी कहते हैं कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी, सभी कह रहे हैं कि अभी वो समय नहीं रहा कि जब राजा का बेटा राजा रहेगा, रंग का बेटा भी अभी राजा बन सकता है। तो हम तो कोई राजा भी नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले।
हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने कोई ऐसी थोड़ी है, हम बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं भले ही, पर हमने फिर भी अभी तक हमें कोई ऐसे नहीं कि रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। कोई वो नहीं है कि हमने कोई फर्जीवाड़ा की है कहीं पर भी, तो हमें ये क्यों झेलना पड़ रहा है। तो हमारी यही न्यायालय से, उच्च न्यायालय से जो भी है, और यही गुजारिश रहेगी कि आगे जो सुनवाई हो उसमें हमें राहत मिले। तो निश्चित तौर पर जो मेहनत करके जो आदमी अपनी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, न सिर्फ अपने गांव में बल्कि परिवार और कुनबे को कामयाब करने के जज्बे के साथ में जो नौकरी करना चाहता था, ऐसे चयनित अभ्यर्थी, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे परिवार के लिए ये भर्ती परीक्षा निरस्त होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा सदमा बनकर सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो डबल बेंच और आगे की जो उच्च न्यायालय की राज्य सरकार की अपील है, उसके बाद में क्या कुछ निर्णय हो पाता है। क्या ऐसे अभ्यर्थी जो गुदड़ी के लाल अपनी मेहनत से मजदूरी करके अपने को कामयाब की एक शिखर पर पहुंचाया, ऐसे व्यक्तियों को कुछ लाभ मिल पाएगा या ये भर्ती परीक्षा अंततः निरस्त हो जाएगी। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी भी परेशान हैं जिन्होंने सामाजिक ताने बाने और आर्थिक तंगी से जूझते हुए पूरी ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया था। इसी में एक मार्मिक कहानी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे की जेबा मिर्जा की है। बचपन से पढ़ाई में होशियार और हर क्लास में टॉप करने वाली जेबा कड़ी मेहनत और लगन से एसआई भर्ती में चयनित हुई। जेबा इससे पहले भी राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र से गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे कलराज मिश्र। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती में भी चयन हुआ उनका, लेकिन जेबा ने एसआई बनना चुना। मेहनत की, ईमानदारी से परीक्षा पास की, लेकिन अब बेईमानी का धब्बा लग जाएगा उन पर। तो सपने जिनके लिए दिन रात मेहनत की वो टूटते नजर आ रहे हैं और ये उनके लिए बहुत दुखद है। जो कोर्ट ने इसको रद्द की है भर्ती को, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कहने को तो कुछ बाकी रहा नहीं है, जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है। सर, बस कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहूँगी। सर, आप देख सकते हैं कि ये तथ्य सर एसओजी द्वारा ही हाईकोर्ट में दाखिल किए गए थे, जिसमें साफ लिखा है कि अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, जिसमें कुल अभ्यर्थी 838 आप देख सकते हैं, और जिनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं, वो ऐसे अभ्यर्थी 785 अभ्यर्थी ऐसे जिनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। उसके साथ ही सर और तथ्यों की ओर आपको अवगत कराना चाहूँगी। सर, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उसी के साथ सर ये 53 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। सर, इस प्रकार से जब तथ्य होने के बावजूद सर आपके ऊपर फर्जी का धब्बा लगा दिया जाता है, तो आप कैसा ही फील कर सकते हैं। उनके परिवारजनों से भी जानेंगे कि कैसा क्या सोचते हैं और किन परेशानियों में इन्होंने ये सब चीजें करके यहाँ तक बच्ची का जो है पहुंचाया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुबीन मिर्जा, कुशलगढ़ से हूँ। मैं जेबा मिर्जा जो एसआईपी रही है उसके पिताजी हूँ। और मैं अपनी क्या वेदना बताऊं, मैंने अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए दांव पे लगा दिया। यानी कि मेरी 2 लड़कियां थी और मैं राजीव गांधी पाठशाला में पैरा टीचर था। 1200 रुपए की तनख्वाह के अंदर मैंने इन बच्चियों को पढ़ाया। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इससे मैं मोटिवेट होकर और मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इनके लिए सेक्रीफाइस किया। और मैंने खुद फटे हाल रहा। मेरी वाइफ भी कपड़े त्योहार पे सिलाती थी, उसके अलावा कपड़े सिलाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन बच्चियों को पढ़ाना ये मेरा एक उद्देश्य था। और इस राजस्थान के दक्षिण भाग के सुदूर एरिया में मैंने मेरी बच्चियों को पढ़ाया और पढ़ा के और अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से उस बच्ची ने जो है ये मुकाम हासिल किया। एएसआई भर्ती 2021 को माननीय न्यायाधीश द्वारा, एकल पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया। मेरा इसमें यह कहना है कि वीके सिंह जी द्वारा जब जांच की गई, जब भजनलाल सरकार बनी और एसआईटी का गठन हुआ, तो वीके सिंह जो हेड थे उनको ये काम दिया गया था कि आप जो है इसमें जितने भी पेपर चोर हैं, पेपर माफिया हैं, उनको पकड़ो और उनको सजा दो। लेकिन अभी मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था वीके सिंह जी का। उन्होंने कहा कि ये 5 साल पुरानी भर्ती हो गई और मुझे एक एक कैंडिडेट को छांटना और ये करने में मैं असमर्थ रहा। तो जब आप असमर्थ हो तो आप ये सिफारिश कैसे कर सकते हो कि आप भर्ती रद्द कर दो?
जी, एक आपके समुदाय में विशेषकर बेटी को इस मुकाम तक ले जाने में बहुत सारे परिस्थितियां और परेशानियों को झेलना पड़ता है। आप बताएं आपने किस तरह की संघर्ष किया है? सर पहले पैसे नहीं होते थे पढ़ाने के लिए और उनको पढ़ाना, भले हमने अब मुसीबत देखी पर बच्चों को पढ़ाया, 2 ही बेटियों को काबिल बनाया हमने। समाज लेवल पे भी बहुत सारी आपकी जो है प्रतिबंध होते हैं, बावजूद आपने काफी मेहनत करी और यहाँ तक पहुंचाए। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ा के अगर ये नतीजा मिलता है तो फिर बच्चों को पढ़ाना बेकार है। अगर सरकार ये नतीजा देती इतनी मेहनत के बाद बच्चों को, तो फिर पढ़ाना बेकार है। क्या भर्ती वापस वो होनी चाहिए, इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे बच्चे ईमानदार है सर, हमारे बच्चे थोड़ी फर्जी है, हम कैसे चुप बैठेंगे। ये थी जेबा मिर्जा की माताजी, जिन्होंने बताया कि इनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है, जो ईमानदार हैं। भर्ती में जिस वजह से रद्द हुई है वो सबके सामने है। जांच एजेंसी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाई, या कह लो कि जो पेपर माफिया थे उनकी जो है करतूत, उसका जो है खामियाजा निर्दोष लोग भुगत रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। निखिलेश सोनी, NDTV, बांसवाड़ा।